हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मनीष इंपेरियल क्लासेस। और अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। और बच्चों, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का फर्स्ट लेक्चर है। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक सीरीज में बनकर तैयार होगा, वो आप लोगों तक पहुंच जाएगा। बच्चों बने रहिएगा मेरे साथ। तो चलो स्टार्ट करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। सबसे पहले हम जानते हैं कैश फ्लो क्या होता है। बच्चों, कैश फ्लो का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ कैश। कैश फ्लो का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ कैश। मूवमेंट ऑफ कैश का मतलब कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो। कैश इनफ्लो का मतलब जो भी हम कैश रिसीव्स करते हैं, जैसे कि कैश सेल्स, कमीशन रिसीव्ड, रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर या ट्रेड रिसीवेबल, रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स या ट्रेड रिसीवेबल या डेटर्स। इशू ऑफ शेयर, शेयर इशू करेंगे तो क्या होगा, कैश रिसिप्ट होगा। लोन टेकन, जब हम लोन लेते हैं तो क्या होगा, कैश आपका रिसिप्ट होगा। इशू ऑफ डिवेंचर, जब हम डिवेंचर इशू करते हैं तो हमारा कैश रिसिप्ट होगा। सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स को बेचेंगे तो हमारा कैश रिसिप्ट होगा। उसका सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को सेल करते हैं तो इससे हमारा कैश रिसिप्ट होगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, ये हमारा कैश रिसीट हो गया। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, ये हमारा क्या हो गया, कैश रिसीव्स हो गया। ठीक है ना। तो जो भी कैश रिसीट्स है इसी को हम लोग क्या करते हैं, कैश इनफ्लो। कैश आउटफ्लो का मतलब जो आपका कैश पेमेंट होगा, जैसे कि कैश परचेज, सैलरी पेड, पेड टू सप्लायर या क्रेडिटर या ट्रेड पेबल, लोन रिपेमेंट, लोन को अगर हम पे कर दें तो लोन रिपेमेंट, लोन रिपेमेंट का मतलब पैसा आपका जा रहा है, आउटफ्लो। इशू ऑफ डिवेंचर का अपोजिट क्या होता है, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर का रिडेम्पशन का मतलब कैश आउटफ्लो। सेल ऑफ फिक्स एसेट्स है तो क्या हो जाएगा, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स परचेज करेंगे तो क्या होगा, कैश का आउटफ्लो होगा। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, आउटफ्लो हो गया। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन या डिवेंचर, तो ये भी आपका आउटफ्लो है। डिविडेंड पेड, ये भी आपका क्या हो गया, आउटफ्लो हो गया। तो कैश फ्लो क्लियर। कैश फ्लो का मतलब मूवमेंट ऑफ कैश मींस कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो। कैश इनफ्लो का मतलब जो भी बिजनेस में आपके पास कैश आप जो रिसीव कर रहे हो या जो भी बिजनेस में कैश आ रहा है वो आपका कैश इनफ्लो, और जो भी बिजनेस से कैश जाता है वो या कैश पेमेंट वो आपका क्या कहलाएगा, आउटफ्लो। तो कैश फ्लो समझ गए बच्चों। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट को एक लाइन में कहो तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज द स्टेटमेंट ऑफ कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। यानी कि एक इंटरप्राइज में एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो को एक स्टेटमेंट के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, वही स्टेटमेंट आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट कहलाता है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है जो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो को रिप्रेजेंट करता है, ये किसी इंटरप्राइज का। आप लोग पढ़े होंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या एलिमेंट होते हैं, एक होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, एक होता है बैलेंस शीट जिसको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी कहते हैं, और एक होता है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। तो एक लाइन और इसमें ऐड कर सकते हो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट इज एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही पार्ट होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट यूजर्स को इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता है जिसके आधार पर यूजर यह पता लगा सके कि कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ क्या है और कंपनी का लिक्विडिटी क्या है। देखो बच्चों, किसी भी कंपनी में कितना ही बहुत बड़ा फिक्स एसेट्स क्यों ना हो, क्या बोले, किसी भी कंपनी में बहुत ज़्यादा फिक्स एसेट्स क्यों ना हो, लेकिन इसका बेनिफिट तो लॉन्ग टर्म तक आएगा ना। लेकिन मेन चीज़ क्या होना चाहिए, बिजनेस के पास कैश जनरेटिंग पावर होना चाहिए, क्योंकि सब कुछ तो कैश से ही चलेगा ना। अगर बिजनेस में कैश नहीं हो
या सफिशिएंट कैश नहीं हो तो बिजनेस को ऑपरेट करना मुश्किल हो जाएगा। और जब बिजनेस ऑपरेट ही नहीं होगा तो बिजनेस का प्रॉफिट का सोचना ही बंद कर दो। जैसे कि मटेरियल खरीदने के लिए कैश चाहिए, स्टाफ को पेमेंट करने के लिए सैलरी चाहिए, इन्वेस्टर्स को डिविडेंड पेड करने के लिए कैश चाहिए। उसके बाद आपका लोन पे क्या लगता है, इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए कैश चाहिए। अगर हम मटेरियल उधार खरीदे हैं तो क्रेडिटर को पेड करने के लिए, यानी क्रेडिटर आपका करंट लायबिलिटीज़ को पेड करने के लिए कैश चाहिए। तो किसी भी कंपनी के पास कैश जनरेटिंग पावर होना चाहिए और यह यूजर को भी पता होना चाहिए। यूजर को इस बात का ज़रूर ध्यान में रहता है, या यूजर इस बात का ज़रूर ध्यान में रखते हैं कि अगर हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो उस कंपनी का कैश जनरेटिंग पावर क्या है। और किसी भी कंपनी का कैश जनरेटिंग पावर हम कैसे पता लगा सकते हैं, उसके कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखकर। इसलिए कंपनी को कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाना होता है। अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाएगा कंपनी तो आपके पास इन्वेस्टर्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसके मन में रहेगा कि कंपनी ने कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में तो बताया ही नहीं है। तो किसी भी कंपनी का कैश जनरेटिंग पावर या उसका लिक्विडिटी ये यूजर्स को पता होता है, या यूजर्स पता लगा कर ही इन्वेस्ट करता है। और यही सब इन्फॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करवाएगा, कौन सा स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट कंपनी के कैश जनरेटिंग पावर, फाइनेंशियल हेल्थ और लिक्विडिटी के बारे में यूजफुल इन्फॉर्मेशन देता है यूजर्स को। यूजर्स तो पता ही बच्चों, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, सप्लायर, कस्टमर्स, लेंडर्स, ये सब क्या है, यूजर्स होते हैं। एक और लाइन लिख सकते हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, वो बेसिकली कैश फ्लो का स्टेटमेंट है, या कैश फ्लो स्टेटमेंट कह सकते हो कि कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो के रिगार्डिंग यूजफुल इन्फॉर्मेशन देता है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता है यूजर्स को, जिसके आधार पर यूजर्स एसेस कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि उस कंपनी का कैश जनरेटिंग पावर कितना है। ठीक है, जैसे मान लो कि इन्वेस्टर ले लो, शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर कंपनी में जब पैसा इन्वेस्ट करेगा तो उसके पास क्या रहा, तो उसका इंटरेस्ट क्या है कि उसको डिविडेंड मिलना चाहिए। और डिविडेंड कैसे मिलेगा, जब कंपनी के पास सफिशिएंट कैश हो। ठीक है, इसलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट देखने की ज़रूरत शेयर होल्डर को होती है। क्रेडिटर ले लो, क्रेडिटर या ट्रेड पेबल जो उधार पे सामान देता है, उधार पे मटेरियल देता है। तो क्रेडिटर जब आपको उधार पे दे रहा है और 3 महीने का ड्यू डेट है, तो कंपनी क्रेडिटर चेक करेगा कि आप 3 महीने में उसका जो उधारी है, जो उसका लायबिलिटी जो आपने उधार लिया है, क्या आप उसको पेमेंट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए भी तो कैश चेक करेगा। उसी तरह इंटरेस्ट लोन लेते हैं तो लोन देने वाले क्या देखेंगे कि आप इंटरेस्ट रेगुलर पे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लोन रीपेमेंट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो कैश पोजीशन, कैश जनरेटिंग पावर ये कंपनी का होना चाहिए, तभी यूजर्स आप में इंटरेस्टेड होंगे। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट यही चीज़ के बारे में बताता है कि कंपनी का कैश जनरेटिंग पावर क्या है क्या नहीं। ठीक है, अगला टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं, तो पहला चीज़ समझो कि ऑर्गेनाइजेशन में जो कैश चेंजेज हो रहा है, कैश चेंजेस का मतलब देखो, हम जब भी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो पहले हम 2 पीरियड लेते हैं, पीरियड 1 और पीरियड 2। जब भी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे हमारे पास क्वेश्चन भी देगा तो 2 साल का देगा। ठीक है, पिछले साल एक आपका करेंट ईयर। इस पीरियड 1 में उसका एंडिंग बैलेंस कितना था कैश का, 1 लाख। अब पीरियड 2 में एंडिंग बैलेंस कैश का 1,04,000। तो देखो, तो कैश आपका प्रीवियस ईयर में 1 लाख, करेंट ईयर में कितना 1,4 हो गया, यानी कि कितना चेंज हुआ, 4,000 इंक्रीज हुआ। ये 4,000 आपका जो कैश में जो चेंज हो रहा है, ये इसका डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए यूजर को। और यही डिटेल इन्फॉर्मेशन कौन सा स्टेटमेंट से पता चलेगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो कैश चेंज हुआ है वो कैसे चेंज हुआ, उसका डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। सेकेंड है कैश फ्लो स्टेटमेंट आइडेंटिफाइज कैश जनरेटेड फ्रॉम ट्रेडिंग ऑपरेशन। ट्रेडिंग ऑपरेशन देखो क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में 3 तरह का एक्टिविटीज होते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो कि मेन एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज जिसमें इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग जो एक्टिविटीज है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और एक होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सबसे इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज।
क्योंकि अगर ऑपरेशन ही नहीं होगा ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में, तो कंपनी बंद हो जाएगी, प्रॉफिट नहीं कमा पाएगा। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कितना कैश जनरेट हो रहा है यह चेक करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट आइडेंटिफाई कर देती है कि ऑपरेशन से या ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना कैश जनरेट हुआ। मान लो हम यूजर हैं और हमको किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना है, तो उस कंपनी का क्या चेक कर रहे हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में कौन सा एक्टिविटी पे हम ज़्यादा ध्यान देंगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बढ़िया है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा खासा कैश जनरेट हो रहा है, मतलब कि कंपनी ठीक है, ये हमको डिविडेंड दे सकती है, कंपनी में प्रॉफिट होगा, कंपनी आपका चल सकता है क्योंकि कंपनी अच्छे से ऑपरेट हो रहा है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ या ट्रेडिंग ऑपरेशन से कितना कैश जनरेट हो रहा है इसको आइडेंटिफाई करता है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट प्लानिंग के लिए भी यूजफुल टूल की तरह काम करता है। जैसे प्लानिंग करना, जैसे इन्वेस्टमेंट, मान लो न्यू इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हम। न्यू इन्वेस्टमेंट का मतलब जैसे हम लैंड खरीद रहे हैं, तो लैंड खरीदने के लिए हमको डिसाइड करना है। प्लानिंग का काम किसका होता है? मैनेजमेंट का होता है, कंपनी के मैनेजमेंट का। तो जब लैंड खरीदने जाएंगे तो हमारे पास बहुत तरह तरीके हैं। एक तो है कि हम लोन लेकर लैंड खरीदें, और एक क्या होता है कि मेरे पास जो कैश सफिशिएंट है उससे हम लैंड खरीदें। तो इसके लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट देखेंगे, अगर कैश सरप्लस में है, तो अगर कैश मेरे पास है तो हमको लोन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम इसी कैश को क्या करें, इस तरह से यूटिलाइज करेंगे कि हम लैंड में इन्वेस्ट कर सकें। तो वही चीज़ कह रहा है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? द ऑपरेटिंग कैश सरप्लस, यानी कि जो कैश सरप्लस आएगा किससे? ऑपरेशन से। तो जो ऑपरेशन से कैश सरप्लस आता है, इसका मतलब कि आप इन्वेस्ट कर सकते हो उस कैश से, आपको अलग से लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर ऑपरेशन कम होगा, ऑपरेशन से कैश कम जनरेट हो रहा है, तो आपका फाइनेंसिंग बढ़ जाएगा, आपको लोन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। और जब फाइनेंसिंग बढ़ेगा, इसका मतलब क्या हो रहा है कि इन्वेस्टिंग आपका कम जाएगा। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होता है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश जनरेट होना चाहिए। और ये इन्फॉर्मेशन अगर जानना है तो आपको कंपनी का क्या चेक करना है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इसीलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। ऐसे भी कंपनी में तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना ही है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कहता है कि एंटरप्राइज को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने हैं, क्योंकि शेयर होल्डर यूजर को कैश पोजीशन बताने होंगे कंपनी को। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन इशू करता है? आईसीएआई। आईसीएआई ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करता है। तो ये बच्चों था कैश फ्लो स्टेटमेंट का बेनिफिट। पर्पस देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बताना 2 पीरियड है, मान लो 1 ईयर, सेकेंड ईयर। और पीरियड हमारा क्या होता है? 1 साल के लिए होता है। फर्स्ट ईयर में आपका 1 लाख का कैश, सेकेंड ईयर में 1,04,000 का। तो इस बीच में बहुत सारे कैश का मूवमेंट हुआ होगा। तो 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम, किसी भी इंटरप्राइज में 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम कैश का जो मूवमेंट होता है उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन को जानने के लिए क्या बनाते हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड टू एक्सप्लेन द कैश मूवमेंट। कैश मूवमेंट मतलब कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो जो हो रहा है उसका डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको जानना हो तो क्या चेक करना होगा? कैश फ्लो स्टेटमेंट या कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसी पर्पस को ध्यान में रख के बनाया जाता है। 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम मतलब कि 2 साल होने चाहिए तभी हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना सकते हैं बच्चों। तो ये था पर्पस कैश फ्लो स्टेटमेंट का। अब अगला क्या है बच्चों? सोर्सेज ऑफ कैश। इसको हम लोग कहते हैं कैश इनफ्लो। जो भी कैश आप रिसीव करते हो आपका क्या है? सोर्सेज ऑफ कैश। जैसे शेयर इशू करोगे तो कैश रिसिप्ट होगा, डिवेंचर इशू करोगे तो कैश रिसिप्ट होगा, लोन लेंगे तो कैश रिसिप्ट होगा, इन्वेस्टमेंट सेल करोगे, फिक्स एसेट सेल करोगे तो कैश रिसिप्ट होगा। कैश फ्रॉम ऑपरेशन, जैसे कि आप कैश सेल्स नगद बेचे तो कैश फ्रॉम ऑपरेशंस हो गया। कमीशन रिसीव्ड किए, कैश फ्रॉम ऑपरेशंस हो गया। आप ले लो रिसीप्ट फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से जो पैसा लिए ये आपका कैश ऑपरेशंस हो गया। ठीक है, तो ये सब जो कैश जितना भी हमारा रिसिप्ट हो रहा है वही हमारा क्या है? सोर्सेज ऑफ कैश या कैश इनफ्लो। एप्लीकेशन ऑफ कैश को कहते हैं कैश आउटफ्लो। एप्लीकेशन ऑफ कैश को क्या कहते हैं? कैश आउटफ्लो। कैश आउटफ्लो का मतलब कि कैश आपके बिजनेस से बाहर जा रहा है। जैसे प्रेफरेंस शेयर का अगर हम रिडम्पशन करते हैं तो कैश आपका आउटफ्लो हो रहा है।
डिवेंचर का रिडेम्पशन करते हैं, लॉन्ग टर्म लोन जो लिए थे उसका रिपेमेंट कर उसको चुका रहे हैं तो कैश आउटफ्लो हो रहा है, इन्वेस्टमेंट परचेज करोगे तो पैसा जाएगा कैश आउटफ्लो, फिक्स एसेट्स परचेज करेंगे तो पैसा जाएगा कैश आउटफ्लो, टैक्स पेमेंट करो, डिविडेंड पेमेंट करो, ये सब क्या है कैश आउटफ्लो। लॉस फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब एक चीज़ याद रखो, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन, कैश फ्रॉम ऑपरेशन ये सब कैश इनफ्लो है, और लॉस फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब जैसे कि हमने रेवेन्यू किया, रेवेन्यू मतलब हमने सेल किया, मान लो 1 लाख का हमने कैश रिसीव किया, और परचेज कैश परचेज हमारा हो गया मान लो 1,20,000 का, तो माइनस में आ गया ना, तो माइनस में आ गया इसका मतलब कि एप्लीकेशन ऑफ कैश है, ठीक है। तो इसी एप्लीकेशन ऑफ कैश हमारा क्या है लॉस ऑन ऑपरेशन। अब प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन क्या हो जाएगा, सोर्सेज हो जाएगा। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन क्या होगा, सोर्सेज होगा। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब आपने नगद बेचकर कितना रिसीव किए, मान लो 1,20,000, और कैश परचेज किए मान लो 1 लाख का, तो प्लस में आ रहा है ना आपका कि आपका प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन हो गया, यानी कि सोर्सेज ऑफ कैश या कैश इनफ्लो। तो कैश सोर्सेज ऑफ कैश या कैश इनफ्लो, एप्लीकेशन ऑफ कैश या कैश आउटफ्लो, बच्चों क्लियर है। चलो नेक्स्ट, कैश का क्या एलिमेंट है, तो कैश में आपका आ जाएगा कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। कैश एट बैंक का मतलब, कैश एट बैंक का मतलब जो डिमांड डिपॉजिट हमारा बैंक के साथ होता है, लिख ही लो डिमांड डिपॉजिट विथ बैंक, ये हमारा क्या हो गया कैश एट बैंक। और कैश इक्विवेलेंट में क्या आ जाएगा, तो शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट का मतलब कि कोई हम सिक्योरिटीज खरीदे हैं तो इसको हम जब चाहे बेचेंगे तो हमको कैश मिल जाएगा, इसको कहते हैं शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्ट। अभी मेरे पास है, हम बेचे तुरंत कैश, जो तुरंत कैश में कन्वर्ट हो जाए, इसलिए इसको शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। और इसमें हम एग्जांपल में ले सकते हो मार्केटेबल सिक्योरिटीज, करेंट इन्वेस्टमेंट, ये सब आपका क्या है कैश इक्विवेलेंट में आ जाएगा। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या आ जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, तो इसमें आ जाएगा आपका कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, और शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट जैसे कि मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ओके, तो एलिमेंट ऑफ कैश हो गया। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ रहे हो तो कैश में क्या क्या है पता होना चाहिए। अब देखो बच्चों, कैश फ्लो एक्टिविटीज, अभी थोड़े देर पहले हमने बताया कि ऑर्गेनाइजेशन में 3 तरह का एक्टिविटीज होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो इसी के आधार पर कहेंगे कि कैश फ्लो भी है ऑर्गेनाइजेशन के एक्टिविटीज के आधार पर 3 तरह के होते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या होगा, तो ऑपरेशन के रिगार्डिंग जैसे कि सेल किया कैश सेल्स, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आ जाएगा। कैश परचेज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आ जाएगा। कमीशन रिसीव्ड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आ जाएगा। रॉयल्टी पेड, सैलरी पेड, ये सब तुम्हारा किस में आ जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आ जाएगा। मतलब कि जो बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड है वो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जो कैश इनफ्लो आउटफ्लो होता है उसको हम लोग कहते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। इसको हम लोग कह सकते हैं कि मेन कोर्स ऑफ एक्शन हो गया बिजनेस का, मेन कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कि मेन तो बिजनेस में यही होता है ना, सेल परचेज। सेकेंड आपका है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से जो कैश फ्लो हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इसमें तुम्हारा लॉन्ग टर्म एसेट्स या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होता है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में क्या होगा, लॉन्ग टर्म एसेट्स या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग ट्रांजैक्शन होता है, जैसे सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आ जाएगा। और सेल कर रहे हैं तो कैश इनफ्लो, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसके बाद हो जाएगा इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, सब आपका इन्वेस्टिंग में, इन्वेस्टमेंट से रिगार्डिंग जो भी रिसीव पेमेंट हो रहा हो कैश का वो आपका कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, हम किसी कंपनी में शेयर खरीदे यानी कंपनी डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, हम किसी कंपनी का शेयर खरीदे, इसका मतलब उस कंपनी में इन्वेस्ट किया, वहाँ से हमको जो डिविडेंड मिल रहा है, ये सब आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आ जाएगा। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में लॉन्ग टर्म लायबिलिटी से रिलेटेड आ जाएगा, जैसे शेयर इशू करोगे तो कैश इनफ्लो होगा,
डिवेंचर इशू करोगे तो कैश इनफ्लो होगा। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर यानी कैश आउटफ्लो हो रहा है। डिवेंचर रिडेम्पशन करने का मतलब कि कैश का आपका आउटफ्लो हुआ। एक है आपका लोन रेज किए या लोन टेकन, ये आपका क्या हो गया, कैश इनफ्लो हो गया। लोन रिपेमेंट, ये कैश आउटफ्लो हो गया। इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर, डिवेंचर में इंटरेस्ट पेड किया, आउटफ्लो, सब फाइनेंसिंग से रिलेटेड है बच्चों। डिविडेंड पेड, ये भी आपका क्या हो जाएगा, फाइनेंसिंग में आ जाएगा। देखो इंटरेस्ट रिसीव्ड करते हैं ना, तो इन्वेस्ट किए हो तभी रिसीव कर रहे हो, इसलिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। और डिविडेंड हम रिसीव कर रहे हैं तो आप सॉरी, इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब इन्वेस्ट किए वहाँ से हमको इंटरेस्ट मिला तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में, और वही लोन लेने पे इंटरेस्ट पेड किए तो ये आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में। उसी तरह डिविडेंड का भी है, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। और डिविडेंड पेड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि तुम शेयर इशू किए हो, शेयर होल्डर तुम्हारा बना है तो उसको डिविडेंड देना होगा, तो डिविडेंड पेड आपका कौन सा एक्टिविटीज में आ जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। ठीक है बच्चों, एक चीज ध्यान देना, एक फाइनेंस कंपनी है, फाइनेंस कंपनी से बैंक ले लो, तो बैंक जो है इंटरेस्ट पेड कर रही है। मान लो बैंक जो है दूसरे बैंक से लोन लिया और उस पर वो इंटरेस्ट पेड कर रही है, तो कौन सा एक्टिविटीज़ में आ जाएगा बच्चों, तो देखो बैंक का तो ये आपका मेन कोर्स ऑफ एक्शन हो गया, बैंक का तो काम ही है लोन लेकर इंटरेस्ट पेड करना, तो ये उसका कौन सा एक्टिविटीज़ में आ जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आ जाएगा, ऑपरेशन से रिलेटेड हुआ ना। लेकिन वही अगर नॉन फाइनेंस कंपनी है, जैसे जो फाइनेंस का काम नहीं करती है, उसके लिए इंटरेस्ट पेड जो है वो क्या हो जाएगा, और चूंकि लोन लिया इसलिए इंटरेस्ट पेड कर रहा है तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। तो बस यही सब पकड़ना है, नेचर ऑफ बिजनेस के आधार पर, नेचर ऑफ कंपनी के आधार पर। तो कैश फ्लो एक्टिविटी कितने तरह का, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को करेंगे साइड बाय साइड, पहले ऑपरेटिंग फिर इन्वेस्टिंग फिर फाइनेंसिंग। तो सबसे पहले करते हैं बच्चों, कुछ आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन आपका ऑपरेटिंग है, कौन इन्वेस्टिंग है और कौन फाइनेंसिंग है। जैसे एग्जांपल दे रहे हैं बच्चों आपको, जैसे एग्जांपल है लोन एंड एडवांस गिवन एंड इंटरेस्ट अर्नड टू सप्लायर। बताओ कौन सा एक्टिविटीज में आ जाएगा, टू एम्प्लॉयज, कौन सा एक्टिविटीज में आ जाएगा, टू सब्सिडरी कंपनी, सब्सिडरी कंपनी कौन सा एक्टिविटीज में आ जाएगा। तो आपने लोन जो है आपने किसको दिया आपने जो लोन है वो किसको दिया, सप्लायर को दिया। तो सप्लायर आपका क्या, आप उससे उधार खरीदो इसीलिए तो दिए हो ना, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आ जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। एम्प्लॉयज को दिए तो एम्प्लॉय भी किसका पार्ट है, ऑपरेशन का, ये भी किस में आ जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। और सब्सिडरी कंपनी को दिए हो, सब्सिडरी कंपनी समझते हो ना, जैसे एच लिमिटेड एक्वायर्स एस लिमिटेड, तो जो कंपनी एक्वायर करती है इसको होल्डिंग कंपनी या पेरेंट कंपनी कहते हैं, और जिस कंपनी को एक्वायर किया गया इसको सब्सिडरी कंपनी कहते हैं। तो मान लो होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को लोन दिया, लोन देने का मतलब इन्वेस्ट किया, तो कौन सा एक्टिविटीज में आ जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। किसी को आप लोन दे रहे हो इसका मतलब वो क्या है, इन्वेस्टमेंट है, और किसी से लोन लेते हो तो फाइनेंसिंग हो जाएगा बच्चों। उसी तरह आपका डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड ये कौन सा एक्टिविटीज है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आ जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह आपका है तो इसी तरह है बच्चों इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन एडवांस सॉरी क्लेम रिसीव्ड ऑफ अमाउंट लॉस ऑन फिक्स एसेट्स, लॉस ऑन फिक्स एसेट्स बाय फायर। तो बच्चों यहाँ पे इंश्योरेंस क्लेम रिसीव के क्यों रिसीव कर रहे हैं, क्योंकि हमारा फिक्स एसेट्स फायर के कारण लॉस हो गया था,
तो फिक्स एसेट्स के रिगार्डिंग है ना, तो कौन सा एक्टिविटीज हो जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, यानी कि कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। उसी तरह रहता सिर्फ ऐसे करके दे दे, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन गुड्स, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑफ अमाउंट लॉस ऑन गुड्स बाय फायर। तो गुड्स बच्चों किस में आता है, गुड्स का होता है ना मटेरियल खरीदना बेचना, तो ये आपका किसका पार्ट है, ऑपरेटिंग का पार्ट है। कौन सा एक्टिविटीज में आ जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आ जाएगा। ओके बच्चों, तो हमने इसको थोड़ा सा यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देखा। कैश फ्लो एक्टिविटीज 3 टाइप का होता है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। चलो बच्चों, ये थोड़ा आइडेंटिफाई कर लिए, ये आपको हेल्प करेगा आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाने में। अब बच्चों हम सीखते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज। इसमें तुम्हारा क्या क्या इंक्लूड होगा, सेल, परचेज, स्टाफ को सैलरी देना, वेजेस देना, रेंट देना, टैक्स पेड करना, कमीशन रिसीव करना, ये सब क्या है, प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज है। तो ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जो भी चेंजेज होता है, या कह सकते हो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का कैश फ्लो पे जो चेंजेज होता है, उसको हम किस में रिपोर्ट करते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ या कैश फ्रॉम ऑपरेशन में। जैसे कि कैश सेल्स, तो कैश सेल का मतलब क्या होगा, कैश इनफ्लो होगा। कैश परचेज का मतलब कैश आउटफ्लो होगा। उसी तरह बच्चों आपका सैलरी पेड कर रहे हो, यानी कैश क्या हो रहा है, आउटफ्लो। माइनस का मतलब आउटफ्लो, प्लस का मतलब इनफ्लो। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एक की इंडिकेटर के रूप में काम करता है, मगर की इंडिकेटर के रूप में काम करने का मतलब, मान लो सपोज करो कि आप इन्वेस्टर हो और आप कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट चेक कर रहे हो, तो आपको मेन रूप से ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ही देख लेना है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से बहुत सारा जानकारी मिल जाता है। क्या जानकारी मिलता है, तो ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑपरेटिंग कैपेबिलिटी है वो मेंटेन होगा या नहीं होगा, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन सही से ऑपरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से भी पता कर सकते हैं कि कंपनी डिविडेंड पे कर पाएगी, लोन चुका पाएगी कि नहीं चुका पाएगी, बिना एक्सटर्नल सोर्स का मतलब जैसे कि बिना लोन लिए हम न्यू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो ओवरऑल कैश फ्लो स्टेटमेंट का मेन एक्टिविटी क्या होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आपके पास 3 तरह की एक्टिविटीज़ है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सबसे ज़्यादा ध्यान किस पर दिया जाता है, सबसे ज़्यादा किस चीज़ को एनालाइज करेंगे, कौन सा एक्टिविटीज़ को, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को। ठीक है बच्चों। अब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में एग्जांपल है, तो अभी हम कितने एग्जांपल तो बता ही दिए। कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स सर्विस, कैश रिसीव फ्रॉम रॉयल्टी फी कमीशन, कैश पेमेंट टू सप्लायर, कैश पेमेंट टू एम्प्लॉय, कैश रिसिप्ट ऑफ एन इंश्योरेंस एंटिटी फॉर प्रीमियम एंड क्लेम, कैश पेमेंट या रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, कैश रिसीव्ड एंड पेमेंट रिलेटिंग टू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, कैश फ्लो अराइजिंग फ्रॉम परचेज एंड सेल ऑफ ट्रेडिंग सिक्योरिटी डीलिंग। ठीक है, तो ये सब आपका क्या होगा, ये बच्चों ये किसके लिए है, जो फाइनेंस कंपनी है। फाइनेंस कंपनी सिक्योरिटीज़ को खरीद बेच रही है तो उसका ऑपरेटिंग का पार्ट हो जाएगा। लेकिन जो फाइनेंस कंपनी नहीं है उसके लिए सिक्योरिटी खरीदना बेचना क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट का पार्ट हो जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आ जाएगा। क्या बोल रहे बच्चों, ध्यान से सुनना कि अगर फाइनेंस कंपनी है तो सिक्योरिटीज़ खरीद बेच रहा है तो किस में आ जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। लेकिन जो नॉन फाइनेंस कंपनी है वो सिक्योरिटीज़ खरीद बेच रहा है, वो किस में आ जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। अब बच्चों कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का कैलकुलेशन करते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हम लोग 2 मेथड से निकालते हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या करना होता है कि जो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के रिगार्डिंग कैश इनफ्लो होगा उसको प्लस में दिखा दो, और जो कैश आउटफ्लो होगा उसको माइनस में दिखा देंगे। और इनडायरेक्ट मेथड में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हम स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस या नेट इनकम। ठीक है, तो पहले हम लोग डायरेक्ट मेथड से सीखते हैं कि कैसे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का कैलकुलेशन किया जाता है। तो चलो बच्चों, जब भी डायरेक्ट मेथड से ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालोगे तो पहले फॉर्मेट बनाओ, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज।
ब्रैकेट में तुम या डायरेक्ट कर दो, कॉलम बना दो पार्टिकुलर्स, और अमाउंट का 2 कॉलम बना सकते हो। सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी इनफ्लो होगा उसको प्लस में दिखाएंगे, जैसे कैश सेल्स, कैश रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर, कमीशन रिसीव्ड, ये सब सारा क्या होगा, सबको हम प्लस में रखेंगे, सबको हम प्लस में रखेंगे। और कैश परचेज, कैश परचेज क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, ये माइनस में जाएगा। कैश पेड टू सप्लायर्स, सप्लायर को जो हम कैश पेड कर रहे हैं ये भी कहाँ जाएगा, माइनस में जाएगा। और सैलरी पेड, ठीक है, रेंट पेड एटसेट्रा, ये सब भी क्या होगा, माइनस में जाएगा। उसके बाद सारा को कैलकुलेट करके जो आएगा यहाँ पे लिख देना, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और अगर माइनस में आता है तो माइनस में आएगा तो लिख दोगे नेट कैश लॉस्ट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नेट कैश लॉस्ट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। किस केस में, जब आपका माइनस में। इसका मतलब कि आप सेल करके रिसीव किए 10,000 का, यानी इनफ्लो हुआ 10,000 का, और कैश परचेज कर लिया आप 12,000 का, इसका मतलब 2,000 आपका माइनस में है, मतलब कैश लॉस्ट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो बच्चों इसका वीडियो पॉज करके इसको आप लोग नोट कर लोगे। चलो एक क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए अपने पास क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। क्या निकालना है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, और हमारा समरी ऑफ कैश अकाउंट दिया है। क्या क्या कैश अकाउंट तो पता ही है, ये ओपनिंग बैलेंस हो गया और ये क्लोजिंग बैलेंस हो गया, यानी कि ये प्रीवियस ईयर का बैलेंस और ये करंट ईयर का बैलेंस। कैश सेल है, ट्रेड रिसीवेबल है, ट्रेड कमीशन है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, लोन फ्रॉम बैंक है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड है। इधर क्या है आपका, कैश परचेज, ट्रेड पेबल, ऑफिस एक्सपेंस, इनकम टैक्स, इन्वेस्टमेंट, रिपेमेंट, इंटरेस्ट, ये सब दिया। क्या बनाना, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो हेडिंग बनाओ, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ओके, कौन से मेथड से बनेगा, तो सारा कैश इनफ्लो आउटफ्लो के बेस पे, मतलब डायरेक्ट मेथड से बनाएंगे। इनडायरेक्ट मेथड के लिए प्रॉफिट होना चाहिए बच्चों, मेरे पास प्रॉफिट नहीं है। इनडायरेक्ट मेथड से जब भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनाओगे तो प्रॉफिट या लॉस से स्टार्ट होता है, तो दिया ही नहीं है, तो डायरेक्ट ही मेथड से बनेगा। कॉलम ले लो पार्टिकुलर्स, उसके बाद हो जाएगा अमाउंट, उसके बाद हो जाएगा अमाउंट। तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो भी कैश रिसीट होता है उसको एक साथ रखेंगे। तो रिसीट किधर मिलता है, डेबिट साइड, कैश सेल्स। तो कैश सेल्स आपका इसको प्लस में रखो, 1,40,000। ट्रेड रिसीवेबल से भी आप रिसीव किए, रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, इसे हम कितना लिए, 1,80,000। ट्रेड कमीशन से हम रिसीव किए, रिसीव फ्रॉम ट्रेड कमीशन, रिसीव फॉर ट्रेड कमीशन, कितना है आपका, 45,000। ठीक है। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट बच्चों, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाएगा। बैंक से लोन लिए, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जाएगा। इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव्ड किए, इसका मतलब कि तुम कहीं इन्वेस्ट किए होगे और वहाँ से तुमको इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आ जाएगा। ओके। कैश परचेज, कैश परचेज का मतलब कि आउटफ्लो हो रहा, ऑपरेटिंग का पार्ट है ये। कैश परचेज माइनस कर दो यहाँ पे 1,20,000, ये आपका माइनस हो जाएगा। ट्रेड पेबल यानी कि पेड टू ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल का मतलब पता ही होगा ना, क्रेडिटर को पेड कर रहा है सप्लायर को, 1,55,000, ये भी आपका माइनस हो जाएगा। ऑफिस एक्सपेंस, एक्सपेंस है, कैश एक्सपेंस है। ऑफिस एक्सपेंस पेमेंट साइड दिया, मतलब पेमेंट हो रहा है, यानी कैश आउटफ्लो माइनस हो जाएगा। देखो बच्चों कैश अकाउंट दिया है ना, तो इधर सारा कैश रिसीव्ड को देखा है और इधर सारा कैश पेमेंट को, मतलब सब कैश में ही हो रहा है, इसलिए कैश अकाउंट में मेंशन है। इनकम टैक्स भी ऑपरेटिंग का पार्ट है, इसको भी हम माइनस कर देंगे, कितना, 30,000, ये भी आउटफ्लो हुआ। तो डायरेक्ट मेथड से ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कैसे निकालते हैं, तो पहले हमको देखना है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, और कैश इनफ्लो है तो प्लस में और कैश आउटफ्लो है तो माइनस में। रीपेमेंट ऑफ लोन, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, ये भी आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आएगा।
और कैश तो बच्चा कोई एक्टिविटी होता ही नहीं है। तो चलो अब इसको हम लोग टोटल कर लेते हैं। तो पहले प्लस वाले को एक साथ कर लो। प्लस में कितना है 1,40,000, प्लस में है आपका 1,40,000 प्लस 1,80,000 प्लस 45,000, आपका प्लस में आ गया 365। प्लस में कितना आया 365। अब माइनस में कितना है 1,20,000 माइनस में, प्लस ये बच्चों ट्रेड पेबल है 1,55,000 155, उसके बाद 77,000 प्लस 30,000, आपका 3,82,000 माइनस में। अब इन दोनों में डिफरेंस निकाल दो। 365,000 उसमें से हम 382 माइनस किए तो हमारा 17,000 माइनस में आएगा। तो माइनस में आएगा तो क्या लिखेंगे, नेट कैश लॉस्ट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, मतलब कि भैया ऑपरेशन की हालत सही नहीं है, आपका कैश निगेटिव में गया है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका कैश लॉस्ट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। तो ये आपका हो गया डायरेक्ट मेथड से। इसको आप लोग फिर से जोड़ कर चेक कर लेना बच्चों, ठीक है ना। बस प्रोसेस हमने सही कर दिया। 150 और 120 275 और 275 में 77 और 3 107 382, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो ये था ऑपरेटिंग एक्टिविटीज डायरेक्ट मेथड से। अब बच्चों इनडायरेक्ट मेथड से सीखते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ध्यान देना, इनडायरेक्ट मेथड से जब भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालोगे तो पहले लिखो कैलकुलेशन ऑफ नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इनडायरेक्ट मेथड। पहले बच्चों फॉर्मेट आप लोग जान लो, जब फॉर्मेट पता कर लो, पता हो जाएगा तो फिर फटाक से बना दोगे। कॉलम क्या देंगे, पार्टिकुलर्स, और यहाँ पे हो जाएगा अमाउंट और एक अमाउंट का कॉलम। इनडायरेक्ट मेथड से जब भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालेंगे तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए। तो सबसे पहले वही देंगे, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर। प्रॉफिट रहेगा तो प्लस में, लॉस रहेगा तो माइनस में। अब इसमें बच्चों कुछ चीज़ों को हम लोग ऐड करते हैं, जैसे डेप्रेसिएशन। डेप्रेसिएशन को क्यों ऐड करते हैं इसको अभी हम बताते हैं। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स या इन्वेस्टमेंट। लेस क्या करेंगे हम लोग, लेस करते हैं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स या इन्वेस्टमेंट। चलो ध्यान देना बच्चों, हम लोग एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़े हो गए आप लोग जूनियर क्लास में 11th क्लास में। यहाँ पे हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट लिखते हैं, मान लो 10,000। यहाँ पे हम सैलरी दे दिए कितना 2,000, रेंट दे दिए हम कितना 1,000 और डेप्रेसिएशन कितना दे दिए मान लो 1,000। अब यहाँ पे कितना हो गया 10,000 है, 10,000। इधर हम क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट निकाल लेते हैं। नेट प्रॉफिट कितना आएगा, 4,000 माइनस करोगे तो 6,000। तो बच्चों ये जो नेट प्रॉफिट आपका 6,000 दिया है, इसको हम लोग कैश प्रॉफिट कह सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि डिप्रेशिएशन को भी घटाए हो, और डिप्रेशिएशन क्या है, नॉन कैश एक्सपेंस होता है। डिप्रेशिएशन का जनरल एंट्री आप लोग करते होगे, डिप्रेशिएशन टू फिक्स एसेट्स। इस एंट्री में कहीं भी कैश है क्या? नहीं है। डिप्रेशिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है। तो चूंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कैश प्रॉफिट चाहिए, मतलब कि कैश वाला ही आइटम आपको क्या करना है, माइनस करना है। तब क्या करेंगे बच्चों, डिप्रेसिएशन को हम जो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखाए हैं, मतलब कि माइनस करके दिखाए हैं, इसको रिवर्स बैक कर देना। इसको रिवर्स बैक कर देना। तो रिवर्स बैक कैसे होगा, ऐड हो जाएगा।
अब हमारा 6000 नेट प्रॉफिट है, उसमें डिप्रिसिएशन हम 2000 ऐड करेंगे तो 8000 हो गया। अब हमारा ये कैश प्रॉफिट हो गया। इसको अगर कैश प्रॉफिट निकालना चाहो तो कैसे प्रॉफिट निकालेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट में से उसी एक्सपेंस को घटाएंगे जो कैश में पेड हुआ है। जैसे सैलरी आपका 2000, रेंट आपका कितना है सॉरी डिप्रिसिएशन बच्चों 1000 है, 7000 हो गया। तो कैश आपका 2000, सैलरी हो गया 2000 और रेंट कितना हो गया 1000। देखो कितना आ गया 7000 आ गया ना। तो डिप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है और इसको प्रॉफिट से घटा कर दिखाया जाता है जब भी प्रॉफिट का कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में वही प्रॉफिट लेना है जो केवल कैश आइटम को माइनस करके या कैश आइटम को यूज करके या ऑपरेटिंग आइटम को यूज करके निकाला गया हो। तो प्रॉफिट एंड लॉस में तो सब आइटम ले लेते हैं, ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग सभी। तो जो ऑपरेटिंग आइटम है वो रहने देंगे, जो नॉन ऑपरेटिंग आइटम है उसको हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो डिप्रिसिएशन सॉरी नॉन ऑपरेटिंग आइटम को कैंसिल कर देंगे। तो डिप्रिसिएशन को हम डेबिट में दिखाया है, मतलब प्रॉफिट से माइनस किया गया है। चूंकि ये कैश आइटम नहीं है, नॉन कैश आइटम है, इसलिए इसको रिवर्स बैक में क्या कर दिए ऐड कर दिए। उसी तरह जेनरेजर में ट्रांसफ़र करने का मतलब कि प्रॉफिट से माइनस किया गया है, और जेनरेजर में ट्रांसफ़र करने का मतलब कि ऑपरेटिंग का पार्ट ही नहीं है, तो इसको भी रिवर्स बैक में ऐड कर देंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, ये भी ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं है, तो चूंकि ये प्रॉफिट से माइनस किया गया है तो इसको वापस से हम ऐड कर देंगे। उसी तरह प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, प्रॉफिट को कहाँ दिखा देंगे क्रेडिट साइड बाई प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। प्रॉफिट को हम कहाँ दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड। इसका मतलब कि जब क्रेडिट में दिखाएंगे तो ये प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा, लेकिन ये ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं है। फिक्स एसेट्स को बेचने पे प्रॉफिट हो रहा है, तो चूंकि ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं है और ये प्रॉफिट में एडेड है, इंक्लूडेड है, तो इसको रिवर्स बैक में क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। रिवर्स बैक में क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, इसलिए माइनस किया गया। तो ऐड क्या हो जाएगा आपका नॉन कैश एक्सपेंस ऐड हो जाएगा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी ऐड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का प्रॉफिट चाहिए। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बनाया गया होगा तो वहाँ तो प्रॉफिट का कैलकुलेशन करते समय उसको माइनस कर दिया गया होगा, लेकिन ये चूंकि ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं है तो इसको हमको कैंसिल करना है। तो कैसे कैंसिल करोगे, वहाँ पे तो माइनस किया गया तो रिवर्स बैक में ऐड कर देते हैं। वही चीज़ यहाँ पे जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम होता है वो प्रॉफिट में इंक्लूड कर दिया गया है। जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो उसमें तो सब ले लेते हैं, तो उसमें क्या किया गया प्रॉफिट में इंक्लूड कर दिया गया, तो उसको रिवर्स बैक में हम लोग क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, ये सब माइनस होता है क्योंकि ये सब प्रॉफिट में ऑलरेडी इंक्लूड है। तो चूंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकाल रहे हैं और ये दोनों ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं है, तो रिवर्स बैक में क्या कर दिए लेस कर दिए। उसी तरह ये सब प्रॉफिट से माइनस किया गया था, ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं है, कैश का पार्ट नहीं है, इसको रिवर्स बैक में क्या कर दिए, वहाँ माइनस किया गया था तो रिवर्स बैक में इसको हम ऐड कर दिए। अब बच्चों ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में दो आपका मेन चीज़ होता है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। तो इसको एक ही बार में लिख देते हैं, आपका डिक्रीज इन करंट एसेट्स प्लस कर दोगे। डिक्रीज इन करंट एसेट्स क्या होगा प्लस, और इंक्रीज इन करंट एसेट्स माइनस होगा। डिक्रीज इन करंट एसेट्स प्लस कैसे होगा करंट एसेट्स का एक एग्जांपल ले लो, इन्वेंट्री। ठीक है, इन्वेंट्री हमारा पिछले साल था 10,000 और इस साल कितना हो गया 8,000। इसका मतलब कि इन्वेंट्री घट गया, मतलब डिक्रीज हो रहा है। आपका इन्वेंट्री करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। तो जब इन्वेंट्री आपका डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब कि आपने इन्वेंट्री सेल किया होगा तब ना डिक्रीज हुआ, और जब सेल किए होगे तो कैश क्या होगा इनफ्लो हुआ होगा ना, इसलिए कैश इनफ्लो को क्या करते हैं प्लस कर देते हैं। ओके, उसी तरह करंट एसेट्स इंक्रीज होगा, जैसे कि इन्वेंट्री का फिर ले लो एग्जांपल में। इन्वेंट्री बच्चों करंट एसेट्स में आता है, पिछले साल 10,000 और इस साल इन्वेंट्री है 12,000। तो इन्वेंट्री इंक्रीज होने का मतलब तुम परचेज किए होगे, तो परचेज किए होगे तो कैश आउटफ्लो हुआ होगा, तो क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो करंट एसेट डिक्रीज होगा मतलब कि इनफ्लो है, मतलब इसको क्या कर दो प्लस कर दो। करंट एसेट्स इंक्रीज होने का मतलब आउटफ्लो है, यानी क्या कर दो माइनस कर दो। उसी तरह करंट लायबिलिटीज में आते हैं, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज ये प्लस हो जाएगा, क्यों बच्चों देखो क्रेडिटर लायबिलिटी में जैसे ले लो क्रेडिटर। क्रेडिटर आपका पिछले साल 10,000 था और इस साल 12,000, तो क्रेडिटर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, नहीं कि करंट लायबिलिटीज आपका क्या हो रहा है बढ़ रहा है।
तो क्रेडिटर बनने का मतलब तुम ज़्यादा उधार ले लिए, यानी कि तुम उधारी चुकाए नहीं हो, तुम पैसा होल्ड करके रखे हो। तो पैसा होल्ड करके रखने का मतलब इनफ्लो हुआ। तुम कैश को क्या करके रखे हो, होल्ड करके रखे हो। होल्ड का मतलब क्या होगा कि कैश तो तुम्हारे पास ही है ना, बाहर गया ही नहीं है। तुम उधारी चुकाओगे तब ना बाहर जाएगा। तो यहाँ पे तुम कैश होल्ड करके रखे हो या कैश आपका इनफ्लो है, इसलिए प्लस हो जाएगा। उसी तरह लेस करेंगे डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज, जैसे कि अब यही ले लो क्रेडिटर, फिर वापस। ये सब बच्चों जब क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तब क्लियर होगा, अभी तो लेक्चर फर्स्ट ही है। क्रेडिटर आपका है मान लो 10,000, ये पिछले साल का, और इस साल का मान लो 8,000 है। इसका मतलब कि क्रेडिटर घट गया, यानी कि करंट लायबिलिटीज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो जब क्रेडिटर घट रहा है इसका मतलब कि तुम पेड कर दिए, कितना पेड किए, 2,000, तब ना क्रेडिटर घटा। तो जब तुम पेड किए तो कैश क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, इसलिए क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। और अंत में क्या होता है, इनकम टैक्स जो होता है वो तो आपको देना ही है ना, वो भी ऑपरेटिंग का पार्ट है, उसको भी क्या कर दो, माइनस कर दो। पेड है तो ये भी आपका माइनस होगा, और सारा कैलकुलेशन करेंगे, जो आएगा आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो जाएगा। तो बच्चों इस वीडियो को पॉज करो और इसको अच्छे से आप लोग, अगर ये सब चीज़ कॉन्सेप्ट है इसको दोबारा सुन लेना, जो हम बताएं कि रिवर्स बैक में क्यों ऐड किए हैं, समझ जाओगे तो क्लियर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बच्चों अपने पास, और ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों आज का लेक्चर का। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे लेक्चर 2 स्टार्ट करेंगे, उसमें हम लोग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग, मतलब इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो XYZ प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द फाइनेंशियल ईयर इन डेट 31 मार्च 2023। नेट प्रॉफिट है, डिप्रेसिएशन है, इंक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल, डिक्रीज इन इन्वेंट्री, इंक्रीज इन अकाउंट पेएबल, इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस, इनकम टैक्स पेड, इंटरेस्ट पेड। आपको क्या निकालना है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कौन से मेथड से, इनडायरेक्ट मेथड से। क्वेश्चन में नहीं भी देता फिर भी बच्चों हमारे पास नेट प्रॉफिट है, इनडायरेक्ट मेथड से ही निकालते हैं। तो हेडिंग बनाओ, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कौन सा मेथड हो जाएगा बच्चों, इनडायरेक्ट मेथड। तो चलो सबसे पहले क्या करते हैं, ले लो पार्टिकुलर्स, यहाँ पे हो जाएगा अमाउंट और हो जाएगा अमाउंट, ओके। तो चलो सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, उसमें ऐड करेंगे डिप्रेसिएशन। डिप्रेसिएशन को क्यों ऐड किया गया, बताओ, डिप्रेसिएशन को क्यों ऐड करेंगे। नेट प्रॉफिट पहले ले लो आप 5 लाख। डिप्रेसिएशन को इसलिए ऐड करते हैं बच्चों कि डिप्रेसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखाया जाता है, मतलब कि प्रॉफिट से माइनस कर, मतलब प्रॉफिट निकालते समय डिप्रेसिएशन का यूज़ किया है, डिप्रेसिएशन एक्सपेंस है तो माइनस कर दिया गया। लेकिन ये ये कैश आइटम नहीं है ना, क्योंकि हमको तो कैश फ्लो की ज़रूरत है, कैश आइटम की ज़रूरत है। तो ये जो माइनस किया गया इसको रिवर्स बैक में क्या कर दिए, ऐड कर दिए 1 लाख। इंक्रीज, ये लिखने की जरूरत नहीं बच्चों, ऐड, बस यहाँ पे अगर प्लस करना तो डायरेक्ट अमाउंट दे देना, और माइनस के लिए क्या करोगे, ब्रैकेट यूज कर लेना। इंक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल, समझना बच्चों, अकाउंट रिसीवेबल जैसे मान लो प्रीवियस ईयर में है 40,000 और करेंट ईयर में है 90,000, तो 50,000 बढ़ गया ना। अकाउंट रिसीवेबल का मतलब पैसा मिलने वाला है। तो आपका 40,000 से 90,000 मतलब पैसा मिला नहीं, उधारी बढ़ गया, यानी कि आपका पैसा बाहर है। तो आपका पैसा मतलब कहाँ है बच्चों, आउटसाइड है। तो आउटसाइड मतलब कि आउटफ्लो हुआ ना, तो इंक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल क्या होगा, माइनस हो जाएगा। कितना है, 50,000। देखो फिर से समझो, अकाउंट रिसीवेबल का मतलब इसको ऐसे समझो, डेटर जिसको उधार बेचते हैं, और डेटर हमारा इंक्रीज कर गया 50,000, मतलब कि हमारा डेटर से कलेक्शन नहीं आया तभी ना इंक्रीज किया। तो जब डेटर से आपको इंक्रीज करने का मतलब कि आपका पैसा बाहर है, आप उधारी नहीं लिए हो, यानी कि उधार का कलेक्शन नहीं आया है, तो आपका पैसा बाहर है, मतलब आउटफ्लो है। इसलिए हम इसको आउटफ्लो को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इनफ्लो प्लस आउटफ्लो माइनस। डिक्रीज इन इन्वेंट्री, डिक्रीज इन इन्वेंट्री, डिक्रीज इन इन्वेंट्री क्या करेंगे, इन्वेंट्री मान लो जैसे 10,000 था अब 8,000 हो गया, इसका मतलब इन्वेंट्री को सोल्ड कर दिए। तो सोल्ड कर दिए तो कैश आया ना, यानी कैश इनफ्लो हो गया। डिक्रीज इन इन्वेंट्री, इसको प्लस में कर देंगे।
और इंक्रीज इन अकाउंट पेबल, इंक्रीज इन अकाउंट पेबल मतलब कि तुमने अभी पे नहीं किया तभी तो आपका पेबल बढ़ा। तो जब आप पे ही नहीं किए हो यानी कि पैसा आप क्या करके रखे हो, होल्ड करके रखे हो, मतलब कि पैसा आपके पास ही है यानी कि इनफ्लो है। 20,000 दे देंगे इंक्रीज इन अकाउंट पेबल। इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस, इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस क्या है आपका, बढ़ गया। इसका मतलब प्रीपेड एक्सपेंस समझते हो ना, एडवांस में आप दे दिए, तो एडवांस में आप पैसा दे दिए, ज़्यादा दे दिए हो, यानी कि आपका पैसा अभी भी कहाँ है, बाहर है, आउटसाइड है, मतलब आउटफ्लो हो गया। प्रीपेड एक्सपेंस भरने का तुम एडवांस में खर्च कर दिए तो तुम्हारा पैसा जहाँ तुम एडवांस दिए वहाँ है, तो बिजनेस के बाहर है ना, आउटसाइड है, मतलब कि आउटफ्लो हो गया, माइनस हो जाएगा। इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड क्या है, इनकम टैक्स पेड आपका आउटफ्लो है, पेड लिखा है आउटफ्लो। इंटरेस्ट पेड हम ऑपरेटिंग का नहीं, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आ जाएगा। लेकिन अगर ये कंपनी फाइनेंस कंपनी होती तब ये इंटरेस्ट पेड किस में आ जाता, तब उस केस में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आ जाता। किस केस में, जब ये फाइनेंस कंपनी होता। लेकिन ऐसा तो कुछ मेंशन नहीं किया है, तो इंटरेस्ट पेड ऑपरेटिंग में नहीं होगा, फाइनेंसिंग में होगा। अब सबको कर लो कैलकुलेट। तो 5 लाख और 1 लाख कितना हो गया, 6 लाख प्लस में, पहले प्लस वाले को साथ में कर लो, 6 लाख और 30 20 50, 6,50,000 प्लस में। अब माइनस में कितना होगा, 50 और 10 60 और 80 140। अब माइनस कर दो, 6,50,000 में 140 को माइनस करेंगे तो आपका 5,10,000 प्लस में आएगा। तो क्या लिखेंगे, नेट कैश फ्लो, लॉस्ट नहीं बच्चों, प्लस में है तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो इस तरह बच्चों हमारा स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो या कैश फ्लो स्टेटमेंट का फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट होता है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग इसको रिवाइज करते रहना, बार बार देखते रहना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये वाला। अगर इसमें डाउट हो तो नेक्स्ट टाइम हम आएंगे, या ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का भी बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, तो ये सब आपको क्लियर होते चला जाएगा। तो चलो बच्चों आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय। आप लोग पढ़ाई करते रहो, खुश रहो, थैंक यू।